चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। सरकारी जांच समिति का गठन होने से एक दिन पहले 9 जून को महात्मा ने किसानों के बयान लेने का काम रोक दिया और इसकी सूचना बिहार के मुख्य सचिव मैकफरसन को भेज दी। इजहार का काम बेतिया में पहले रोका गया, मोतिहारी में कुछ दिन बाद। किसानों को समझाया गया कि इसका अर्थ महात्मा का पीछे हटना नहीं है, बस इतना है कि वे अब अपनी बात सरकारी समिति के सामने कह सकते हैं, इसलिए बयान लेना आवश्यक नहीं रह गया है। महात्मा ने निर्देश दिया कि अब उनका मुख्यालय मोतिहारी होगा, इसलिए बेतिया में जमा सारे दस्तावेज वहां भेज दिए जाएं। बेतिया में केवल एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया और बाकी लोग मोतिहारी आ गए। वकीलों के दल के लिए बड़ा काम दस्तावेजों को तरतीब देने का था, ताकि जैसा तय हुआ था उन्हें जांच समिति के सामने रखा जा सके। गांधी चाहते थे कि बयान लिखना भले बंद हो गया हो, किसानों को उनसे मिलने से न रोका जाए, इससे वे राहत महसूस करते हैं। उनसे कहा गया कि जांच पूरी होने तक ऐसा कोई काम न करें जिससे हालात बिगड़े, कानून हाथ में बिल्कुल न लें। महात्मा इसके बाद अहमदाबाद चले गए। गांधी मोतिहारी से निकले और इधर समिति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। एसोसिएटेड प्रेस ने खबर चला दी कि गांधी ने सरकारी जांच को गोपनीय रखने यानी कि बंद कमरे में करने की सलाह दी है। समाचार सूत्रों के हवाले से था, उसमें नाम नहीं था कि सूचना किसने दी। महात्मा ने स्वीकार किया कि सलाह उन्होंने दी थी और खबर सही है। कहा, यह सलाह निलहे गोरों के हितों को ध्यान में रखते हुए दी गई थी, लेकिन अगर प्लांटर्स खुली जांच चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अब तक की जांच में मिली सामग्री को गांधी विस्फोटक मानते थे। समझते थे कि खुली जांच से खबरें अखबारों में छपेंगी, तीखी बहसें होंगी और माहौल खराब होगा। इसका असर जांच की निष्पक्षता पर पड़ सकता है। गांधी का इरादा प्लांटर्स को अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचाने का नहीं था। यह मतलब कतई नहीं था कि समिति कुछ छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे जिस तरह हो। मैं अपनी सलाह वापस लेने को तैयार हूं। चंपारण पर अपने हस्ताक्षरित निजी नोट में महात्मा ने सहयोगियों से कहा, सरकारी जांच का अंतिम परिणाम जो निकले, अभी हमें स्वैच्छिक सहायकों की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत समिति की रिपोर्ट पर सरकारी फैसले के बाद होगी। वो काम महत्वपूर्ण और दूरगामी असर वाला होगा, इसलिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। वे इसके प्रचार से बचें और इस अवधि में अगर उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती तो भाषा पर पकड़ बना लें। जांच समिति का गठन 10 जून को हुआ, लेकिन इसके प्रकाशन में 3 दिन का समय और लग गया। 13 जून को समाचार पत्रों में खबर छपी तो समिति के सभी 7 सदस्यों के नाम सामने आए। उसमें महात्मा गांधी को बाकायदा जगह दी गई थी। खबर छपने से गांधी की सदस्यता पर विवाद थम गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अंतर इतना था कि इस बार आलोचक दूसरे खेमे के थे। अंग्रेज परस्त अखबार इसे जरूरी और प्रशंसनीय कदम मान रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी अखबार रुष्ट थे। कह रहे थे कि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। समिति का अध्यक्ष बिहार से बाहर के वरिष्ठ अधिकारी FG स्लाई को बनाया गया। अन्य सदस्यों में LC एडमी, DJ रीड, G रेनी और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। EL टैनर को
उसका सचिव नियुक्त किया गया। समिति को 15 जुलाई से काम शुरू करना था और गठन की शर्तों में प्रावधान था कि वो अपनी रिपोर्ट 3 महीने में दे देगी। वो काम कैसे करेगी, इसका फैसला उसी पर छोड़ दिया गया। अभी काम शुरू नहीं हुआ था कि अमावा के राजा हरिहर सिंह की तबीयत खराब हो गई और उनकी जगह नई नियुक्ति करनी पड़ी। लेखक और चंपारण पर शोध कर रहे अरविंद मोहन ने कहा कि इससे समिति की शक्ल पर बहुत असर नहीं पड़ा। किसान के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी थे। जमींदारों के प्रतिनिधि राजा कृत्यानंद सिंह थे। पहले हरिहर सिंह को बनाया गया, उनकी जगह वो बीमार हो गए तो कृत्यानंद सिंह को बनेली के राजा थे। उस जमाने में काफी पढ़े लिखे थे। चंपारण जांच समिति के 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा ICS के अधिकारी थे और 3 सदस्यों को किसानों, जमींदारों और निलहे गोरों के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया था। जाहिर है, अपनी संरचना में समिति का झुकाव एक तरफ था, पर महात्मा इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। यह आश्वासन पहले ही ले चुके थे कि उनकी तब तक की जांच के दस्तावेजों को समिति के सामने रखा जाएगा। लेकिन सरकार समिति के गठन पर इतनी आसानी से राजी कैसे हुई? पटना गांधी संग्रहालय के सचिव रजी अहमद मानते हैं कि ये ब्रितानी हुकूमत की दूरदर्शिता का नतीजा था। वे बड़े खिलाड़ी थे। अंग्रेज खिलाड़ी तो नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली वो शक्ति थी। समझ गया तो ये मिट्टी का आदमी है। और आपको ये वाकया वो आप देखा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में स्मर्ट्स जिंदा है, जिससे गांधी का वास्ता पड़ा है। साउथ अफ्रीका में स्मर्ट्स ने चर्चिल से कहा है कि इज मैन ऑफ गॉड, इसको उससे मत चकना चाहिए, लफड़ा दो, इज मैन ऑफ गॉड। हालांकि समिति की संरचना से इसका स्पष्ट अंदाजा नहीं होता था, निलहे गोरों के प्रति सरकार के रवैये में कुछ समय से बदलाव दिखने लगा था। संकेत मिलने लगे थे कि सरकार उन पर अब पहले की तरह भरोसा नहीं करती। निलहे शुरू में समिति के स्वरूप से संतुष्ट थे, पर जल्द ही उनकी खुशी काफूर हो गई। जैसे जैसे कार्यवाही चली, उसका झुकाव गांधी की ओर होता चला गया। अरविंद मोहन कहते हैं कि निलहों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके अपने प्रतिनिधि महात्मा के भक्त हो गए। उस कमेटी के 2 लोग, एक तो चेयरमैन खुद ही सिंपैथेटिक थे नील के सवाल पे, और 2 मेंबर बहुत ही गांधी के फेवर में आ गए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो निलहों का प्रतिनिधि था रीड, वही गांधी का सबसे ज़्यादा भक्त हो गया। और जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो सबसे ज़्यादा अटैक रीड पे हुए हैं। और गांधी ने बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी है उसको कि तुम्हारी मुश्किल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने सच का साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी शाबाशी करता हूँ। 11 दिन अहमदाबाद में बिताने के बाद महात्मा गांधी 28 जून को मोतिहारी आ गए। लौटते ही मैकफरसन का पत्र मिला, जो उनकी अनुपस्थिति के दौरान आया था। महात्मा ने इसका उत्तर 29 जून को भेजा। लिखा, मेरे सहयोगी चंपारण से जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। फिलहाल उनकी गैर मौजूदगी इसलिए है कि वे अपने दूसरे जरूरी काम निपटाने गए हैं। यहां उनका काम बदल गया है। देहात में आना जाना पूरी तरह बंद है। न कोई आंदोलन है, न हलचल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।